अच्छा उस्मान भाई, बेसिकली मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ और ज़्यादातर कमेंट्स भी आते हैं इस चीज़ के हुँ। कि आउटबाउंड और इनबाउंड क्या है। तो इस मुझे थोड़ा बताएं ताकि ऑडियंस को भी पता लगे इनबाउंड और आउटबाउंड में फ़र्क क्या है। आउटबाउंड और इनबाउंड में एक जो सबसे आसान डेफ़िनेशन होगी ना, वो ये होगी कि आउटबाउंड का मतलब ये होता है कि जब कॉल सेंटर्स पेशेंट्स को कोल्ड कॉलिंग कर कर और पेशेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, मतलब एक तो ये लोग कोल्ड कॉलिंग कर कर लीड जनरेट करते हैं हुँ, और उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर डॉक्टर ऑफ़िस प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन पे फिर डॉक्टर से साइन करवाते हैं और को-इंश्योरेंस ये पेशेंट की रेज़ कर देते हैं, जो कि एक कंप्लायंस का फ्लैग है। क्योंकि ये जो लीड जनरेट करते हैं, ये लीड जनरेट होती ही सूरत में ये पेशेंट से कहते हैं कि यू डोंट इवन हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, ऑल द कॉस्ट इज कवर्ड बाय द कवर्ड अंडर योर बेनिफिट्स और कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो ये है बेसिकली आउटबाउंड। हुँ, हुँ। और इनबाउंड और प्रोवाइडर रिलेशनशिप और डॉक्टर रेफरल ऑर्डर्स वो ये हैं कि आप जो है ना बी टू बी डायरेक्ट डॉक्टर ऑफिस से अपना फ्लायर लेकर जाते हो, अपनी प्रोडक्ट रेंज लेकर जाते हो, अपनी कवरेज लेकर जाते हो, अपनी एक्रीडेशन बताते हो और अपना रेडियस भी बताते हो। जाहिर सी बात है कि किस रेडियस में, क्योंकि बहुत सारी डीएमई की सप्लाई होती है कि वो आप अपनी डीएमई के एक रेडियस पे करोगे तो वो उसमें प्रॉफिट होगा। जिस तरह से हॉस्पिटल बेड है, क्योंकि इंश्योरेंस चेंज हो गई तो आप कैसे इतनी दूर जाओगे हॉस्पिटल बेड उठाने के लिए। ऐसा ही। तो अगर वो आपके एक रेडियस पे होगा तो आप, मतलब आपका सप्लायर जो आपका डीएमई ओनर है, वो आराम से अपनी गाड़ी में पिक कर कर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं रेंटल के ऊपर, उसमें बचत ही जो है ना एक रेडियस के ऊपर काम करने की है। सो येस, इसका आप अच्छा सा फ्लायर बनाओगे, डॉक्टर ऑफिस को पिच करोगे, डॉक्टर ऑफिस के आप रेफरल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचने की कोशिश करोगे, सोशल वर्कर तक पहुंचने की कोशिश करोगे, या उसके अलावा ऑफिस मैनेजर तक पहुंचने की कोशिश करोगे। और कोशिश आपको ये करनी होगी कि आप होम हेल्थ एजेंसीज़ में जाओ, नर्सिंग होम्स में जाओ, ठीक है? और उसमें भी एक टेक्निकैलिटी होती है कि अगर पार्ट ए एक्टिव है तो पार्ट बी की बिलिंग की फिर वो एक अलग से पॉलिसी आ जाती है नर्सिंग होम में, क्योंकि पार्ट ए एक्टिव होता है, पेशेंट एडमिट होता है तो पार्ट ए एक्टिव होता है। लेकिन हम जब डिटेल में बात करेंगे नर्सिंग होम के हवाले से, सो फिर उसमें इस चीज़ को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और हॉस्पाइस में भी हो सकता है अगर पार्ट ए एक्टिव ना हो तो। ओके, येस। ओके। अच्छा मेरा एक ये क्वेश्चन था कि लोग आउटबाउंड इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जल्दी प्रॉफ़िट होता है। तो इनबाउंड में तो ये है कि इतना प्रॉफ़िट नहीं होता, तो ज़्यादातर लोग यही चूज़ करते हैं कि ज़्यादा से जल्दी हम लोग पैसे कमाएँ। तो ऐसे ही है। इस बारे में आप क्या ऐसे ही है, वो ये बोलते हैं कि खर्चे चलाने के लिए क्या करेंगे? मतलब जब कोई भी एजेंसी उनको पिच करती है कि भाई आपको एटलीस्ट 1 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई $2000 या $2500 एक रेफरल पूल बनाने के लिए डॉक्टर ऑफ़िस का, कि 40-50 डॉक्टर ऑफ़िस हफ़्ते के 3-3 ऑर्डर्स आपको दें और उसमें मल्टीपल सप्लाइज़ हों। हुँ, सो वो बोलते हैं कि भई खर्चा कैसे निकलेगा? मतलब हमारे पास कुछ तो आ रहा हो कि हम उससे पैसे दे रहे हों। ये अक्सर लोगों का माइंडसेट होता है। और हाँ, आउटबाउंड में ये होता है कि मतलब एक झटके में पैसे निकल जाते हैं, झटके में पैसे आ जाते हैं और फिर वही पैसे आपने पूरा साल चलाने होते हैं। लेकिन इनबाउंड में ये है कि आप कंप्लायंस को और सारे क्लेम्स को ऑडिट रेडी लेकर अगर चल रहे हो, तो ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। मतलब आपके साल, डेढ़ साल, पौने 2 साल तकरीबन ये थोड़े से टफ और चैलेंजिंग ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन वन्स अगर आपने किसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज़ेशन कर ली और 30-40 डॉक्टर ऑफ़िस आपके जमा हो गए, तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग तकरीबन हम आउटबाउंड में ये होता था पहले लीड जनरेशन के लिए जो 40-50 रखते हैं। फिर उसके बाद हुँ, डेटा लाना, डेटा के हुँ, अलग वाइब अलग, वॉइस इनवॉइस अलग होती है। फिर उसके बाद चेज़र 10-15 बिठाते हैं। फिर उसके हुँ, बाद उनके लिए लीड जनरेशन आती है, फिर हुँ, वो डॉक्टर ऑफिस से अप्रूवल माँगते हुँ। हैं। तो इतना लंबा स्टेप होता है आउटबाउंड में। हाँ, तो जो वर्कफ़्लो में इनबाउंड बहुत बहुत सारे स्टेप्स आ रू जाते हैं। हाँ, या तो जितना मतलब कॉस्ट बढ़ती है उससे मतलब उतनी कॉस्ट देनी भी पड़ती है, ये सही है। बात है। जो इनबाउंड में जो मुझे अभी तक समझ आया इसमें ये फ़ायदा है कि आपको इतने एजेंट्स नहीं रखने पड़ते, हुँ, उनकी कॉस्ट फिर आपको डेटा नहीं बाय नहीं करना पड़ता, बिल्कुल, वो जो खिलाफ है लॉ के। और उसके बाद आपको चेज़र नहीं रखने पड़ते इतने, बिल्कुल, और फिर वही कि आपको इतनी टेंशन नहीं होती। बिल्कुल। तो इनबाउंड में ये फ़ायदा है कि आप लीगल काम कर रहे हो, कोई आपको टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की कि लीड हुँ, जनरेट आएगी या नहीं आएगी। डॉक्टर ऑफ़िस में ये फ़ायदा होता है कि जितने पेशेंट आएँगे वो हमें दे देंगे। इसमें ये है कि फ्यूचर काम है। अब ये आउटबाउंड में ये है कि आप कब तक डेटा बाय करोगे, कब तक हुँ, आप अच्छा चलेगा। इसमें ये है कि इनबाउंड में ये आपने 40, 50, 60, 70 डॉक्टर आपने ऑन बोर्ड कर लिए, तो अब फिर आपका आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो उनको, तो आपका अच्छा सीन है इसमें। ये है कि फिर एक दफ़ा पूल बन गया, फिर हुँ, आपको 50, 100, 200 ऑर्डर वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल के वॉल्यूम बिल्कुल पर। सही बात है। तो इसमें लॉन्ग टर्म काम है और किसी हाँ, चीज़ की
टेंशन ही नहीं है, डेटा, एजेंट्स, ऐसा ही है, चेज़र और ऐसा ही है। ऑडिट में मसला। तो इसमें ये थे कि मैंने जो ज़्यादातर देखे भी हैं हमारे कि ऑडिट बहुत होते हैं इसमें हाँ, आउटबाउंड में, और लोग समझते हैं वो तो कि इनबाउंड में भी होते हैं। इनबाउंड में भी होते हैं लेकिन लेकिन वो ऑफ कोर्स आप फेस कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप उनका एडीआर जो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट होती है, आप वो सही से सबमिट कर सकते हो। और जो आपने शुरू में बात करी ना कि सुकून होता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इनबाउंड के ऊपर भी कंप्लायंस और फॉर इंस्टेंस एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप ऑडिट क्लेम आई मीन ऑडिट रेडी क्लेम को लेकर साथ नहीं चल रहे हो, तो फिर आगे जाके वो भी आपके लिए टेंशन बन जाता है। क्योंकि ज़्यादातर सप्लायर जब हमारे पास ऑडिट आते हैं, हम खोल के देखते हैं, हम बोलते हैं भाई के एक्स मॉडिफायर क्यों यूज़ किया था, हुँ, सीजी मॉडिफायर क्यों यूज़ किया था, ये के एक्स मॉडिफायर तो एक अटेस्टेशन होती है। हुँ, सो इसी तरीके से कोडिंग के बहुत एरर्स होते हैं। और मेडिकेयर का खुद का जो सर्ट का अभी सर्वे है 2025 का, आई थिंक उन्होंने इम्प्रॉपर बिलिंग रेशियो डीएमई का निकाला है, मेरे ख्याल से 50% से भी ऊपर है जो इम्प्रॉपर बिलिंग हुई हुई है, जो डॉक्यूमेंटेशन एरर्स हैं, जो कोडिंग के एरर्स हैं। सो सो पूरी डीएमई नीश में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मतलब ऑफ कोर्स यूएस के अंदर भी जो मेडिकल बिलिंग हो रही है उसमें कोडिंग के इश्यूज़ हैं, इम्प्रॉपर बिलिंग है, और जिसकी वजह से फिर सप्लायर को और डीएमई प्रोवाइडर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात करी, बिल्कुल सही बात है कि इसके वर्क फ्लो में इतने सारे डिपार्टमेंट नहीं होते, लेकिन वंस के आपका आपका रेफरल पूल बढ़ता है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर्म करने पड़ते हैं। शुरुआत में तो 3 मार्केटर भी बहुत हैं जो हुँ, बी2बी मार्केटिंग कर रहे हैं, और उनके पीछे एक लीड इनटेक करने वाला बहुत है। हुँ, और बिलिंग और कोडिंग तो ऑफ कोर्स अगर अगर आपके पास इन हाउस नहीं है तो आपको आउटसोर्स करनी पड़ेगी। और और ये ऐसे एक डॉक्टर कोऑर्डिनेशन का होना चाहिए, टीम मेंबर जो कि शुरुआत में पेशेंट कोऑर्डिनेशन भी वही करे, डॉक्टर हुँ, कोऑर्डिनेशन भी वही करे, और अगर लीड इनटेक भी वो कर सकता है तो लीड इनटेक भी वही करे। ठीक ऐसा है। ही है। और 3 रिप्रेजेंटेटिव हों जो कि बी टू बी प्रोवाइडर रिलेशनशिप करें। और यस कोई कंसल्टेंट हो अच्छा सा जो कि कंप्लायंस स्ट्रक्चर को बनाए। सो आहिस्ता आहिस्ता हाँ, इसमें ये है कि आपकी डेटा की कॉस्ट बच जाती है, वॉइस की कॉस्ट बच जाती है, फालतू की टेंशन्स की कॉस्ट आपकी बच जाती है। लेकिन इसमें खर्चा होता है। अच्छा, वेबसाइट, जो मेरे जहन में भी एक बात आई, आपको वेबसाइट बहुत नेक्स्ट लेवल बनानी होती है इस काम में, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट भी पेशेंट आते हैं। और जाहिर सी बात है, रेफरल में आपने हुँ, रेफरल मार्केटिंग में तो नहीं आप जो है ना वो को इंश्योरेंस को वेव कर सकते, तो रूल्स के भी ख़िलाफ़ है। सो इसमें आपको पेशेंट की कोई इंश्योरेंस चार्ज करनी होती है। अगर ऑफ कोर्स पेशेंट के पास कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो फिर आपको पेशेंट को चार्ज नहीं करना होता, सेकेंडरी इंश्योरेंस पे करेगी। और वेबसाइट बहुत नेक्स्ट लेवल बनानी होती है इस काम में, ये चीज़ है। और एड्स पे आपने खर्चा करना पड़ता है, लिंक्डइन एड्स पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, एटलीस्ट दिन के $15 तो आपने लगाने ही लगाने होंगे, एटलीस्ट। हुँ, और उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाओगे और गूगल एड्स पे आपको महीने के $500 लगाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको दिन के तकरीबन कोई $20 लगाने पड़ेंगे। ये आपकी मार्केटिंग समझो पूरा 1 साल, 1.5 साल तक चलेगी। आपकी जीएमबी ट्रस्टपाइलट अच्छा बना होगा, उस पे तकरीबन 30, 40, 50 रिव्यूज़ जमा होंगे, तो आप एक प्रोडक्ट लाइन में जीत सकते हो। मैंने देखो फ़ॉर्मूला बता दिया पूरा। जी। अच्छा, एक और सवाल था, ज़्यादातर क्लाइंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं इनबाउंड में कि जल्दी से जल्दी 3 मंथ के अंदर हमें ऑर्डर्स आ जाएँ। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, नेचुरल ग्रोथ होती है ना, उसमें जिस तरह हम एक छोटा-सा पौधा भी लगाते हैं, तो अगर वो हाइब्रिड पौधा नहीं होता, नेचुरल पौधा होता है ना, उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। जिस तरह माँ के पेट में 9 महीने जो है ना, वो बच्चा पहले रहता है, फिर वो बाहर आता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा होता है। अब कैसे अजीब लगेगा कि यार एक बच्चा जो है ना, अभी पेट से आया और वो बोलना शुरू कर दे और मोबाइल फ़ोन और इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करना शुरू कर दे। सो जो भी ट्रेडिशनल काम होता है, जो ऑर्गेनिक काम होता है, उ उसके साथ फ़ितरत होती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होता है। हुँ, तो इसमें ये चीज़ है कि हाँ, ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है। मतलब आप 4-5 महीने तक तो मैं कहता हूँ सप्लायर्स को कि यार कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो। अभी तो एक डिजिटल प्रेज़ेंस बनेगी, अभी तो एक रिलेशनशिप्स बनेंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बोर्ड होंगे, साथ-साथ आपकी क्रेडेंशियलिंग भी हो रही होगी। सो सो येस, इसमें मतलब एक पूरा प्रोसेस है, अच्छा, साल डेढ़ साल का एटलीस्ट। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कितने प्रोडक्ट के साथ एग्रीडेट हो और कितने इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने इंश्योरेंस के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट होगे, प्रोडक्ट के साथ एग्रीडेट होगे, तो उतना ज़्यादा वॉल्यूम अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, क्योंकि यही तो जीत है। अगर आप बड़ी इंश्योरेंस जिस तरह यूएचसी है या ह्यूमाना है या ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड है या एटना है, अगर इनमें से खैर एटना तो इतनी बड़ी इंश्योरेंस नहीं है कोई, जितना बड़ा पूल यूनाइटेड हेल्थ केयर ह्यूमाना का है। हुँ, हुँ, इनमें से अगर 2 में से किसी पेयर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, आप इनके एचएमओ प्लान्स को भी बिल कर रहे होगे, तो ऑफ कोर्स आपके पास जो
जो आपके पास रेशो आएगा रेफरल्स का वो ज़्यादा होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऑफ कोर्स आपकी एक जीत है। और साथ में जो आजकल एक एलएलसी वाला काम चल रहा है, तो उसमें तो वो लोग बगैर वो आउट ऑफ नेटवर्क जाके जो है ना मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स को भी बिल कर देते हैं। अच्छा। सो वो कर सकते हैं अगर पेयर की परमिशन आपके पास हो, आपने पेयर को एक्नॉलेज किया हो और पेयर ने आपको परमिशन दी हुई हो। लेकिन उसमें ऑफ कोर्स जो एलएलसी में कोई P10 तो नहीं होता, तो आपकी जो 50% की मेडिकेयर की मार्केट है वो तो ज़ाया ही हो जाती है, क्योंकि 50% है जो है वो मेडिकेयर एफएफएस की मार्केट, जो ओरिजिनल मेडिकेयर है जिन लोगों के पास, जिसको ये गलत गलत टर्मिनोलॉजी में मार्केट में पार्ट बी भी कहते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल मेडिकेयर या मेडिकेयर एफएफएस होता है। और फिर ज़्यादातर मैंने देखा ये आउटबाउंड वाली डीएमई के पास मेडिकेड नहीं होता, तो मेडिकेड की जो सबसे बड़ी बड़ी सप्लाई एंड कॉन्टेनेंस है ये नहीं कर सकते। ऐसे ही। उसमें अच्छी खासी बचत होती है और रिकरिंग सप्लाई भी है। सो सो यस, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी जीत है। और उसके साथ जो एक्रीडेशन की बात करी, वो तो सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास जितने प्रोडक्ट्स की एक्रीडेशन होगी आप वही कर सकोगे, और जिनकी एक्रीडेशन नहीं होगी आप वो नहीं कर सकोगे। और एक्रीडेशन के वक्त अगर आप शुरू से ही प्रोडक्ट्स को ऐड करा लो ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज और एक्स्ट्रा सर्वे मांगते हैं, वो समझो उनका एड ऑन होता है सर्वे कंपनी का। सो उसमें फिर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। और दूसरा ये, अब तो मेडिकेयर की गाइडलाइन के मुताबिक हर डीएमई को एवरी ईयर एक्रीडेशन करनी है, और उसमें फिर एक सीक्रेट सर्वे भी, आई मीन एक सरप्राइज विजिट भी मेडिकेयर का अब ऐड हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। और पहले 3 साल की एक्रीडेशन एक्सेप्टेड होती थी, अब 1 साल की एक्रीडेशन है। सो येस, एक्रीडेशन होनी चाहिए, और जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनमें तो एक्रीडेशन होनी ही चाहिए। मोबिलिटी के ऑर्डर सबसे ज़्यादा आते हैं, जिनको लेजेंडरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। और जो 2028 के नए रूल्स आ रहे हैं, जिसमें अब कम्पेटिटिव बिडिंग और भी प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रही है, इवन सीजीएम्स के ऊपर भी आ रही है। तो जिस तरह पहले ब्रेसेस के ऊपर थी, तो सप्लायर्स अगर बिड विनर्स नहीं होंगे तो वो सीजीएम नहीं कर पाएंगे। और ये मेरे ख्याल से अब इनकॉन्टिनेंस पे भी आ रही है, और उसके अलावा एब्जॉर्बेंट सप्लाईज पे आ रही है, और उसके अलावा कैथेटर्स पे भी आ रही है, यूरोलॉजिकल सप्लाईज ऑस्टोमी पे भी आ रही है अब। और येस, व्हील चेयर रिलेटर्स इनसे बाहर हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेडिकेयर एफएफएस की बात हो रही है। मेडिकेयर एडवांटेज वाली जो मार्केट है 50% की, और आउट ऑफ पॉकेट जो 20% की मार्केट है, उसके बारे में ये बात नहीं हो रही है। येस, चाहे बस मेरे यही सवाल थे, अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना हो इसमें। इसमें ऐड ऑन मेरे ख़्याल से तमाम बातें जो है ना वो हो चुकी हैं। और इंशाल्लाह अगर हमारी इस वीडियो पे कोई कमेंट्स आते हैं, या लोगों के कोई सवाल आते हैं कि हम उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड सेक्शन बनाएं, तो इंशाल्लाह वो हम ज़रूर बनाएंगे। और अगेन, कोर्स अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है, जो कि हम लोग यूट्यूब पे करवा रहे थे, वो अभी बीच में ही अटका हुआ है मसरूफ़ियत की वजह से। लेकिन वो कुछ भी करके जो है ना, अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो पूरा करना है। और फिर अभी तो होम हेल्थ एजेंसी का भी आगे कोर्स है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि डीएमई जो है ना वो होम हेल्थ के अंदर आती है, और होम हेल्थ के अंदर होम हेल्थ एजेंसी आती है, और डीएमई पीओएस प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक सप्लाईज आती है। तो अभी होम हेल्थ एजेंसी का एक बहुत बड़ा कोर्स, क्योंकि वो होम हेल्थ एजेंसी की मार्केट डीएमई से भी बड़ी है। ऐसे ही। सो वो उसका एक कोर्स है, वो डिटेल्ड मेरे ख्याल से 20-24 वीडियोस तक जाएगा, लंबा तफसीली कोर्स है। तो इंशाल्लाह वो करेंगे, जल्द से जल्द एक इसका पूरा पैकेज बनाएंगे। अब क्योंकि लोग साथ में जुड़ते जा रहे हैं, तो एक एप्रिसिएशंस की वजह से एक जान में जान आ रही है, मज़ा आ रहा है काम करने में। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, साथ साथ क्लाइंट्स का भी काम, जो हमारे वर्क फ्लोज चल रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। सो इंशाल्लाह इस सिलसिले को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें अपनी रहमत और बरकत डाले हमारे लिए, और इसको हमारे लिए आसान कर दे। तो इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।